एसएससी चंडीगढ़ और सुपर टेट 2022 के लिए, वैसे सुपर टेट 2023 में ही हो सकता है आ जाए, तो उसके लिए हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। सीटेट में भी ये कारगर होगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? किस वर्ष एजेंडा 21 जारी किया गया था? 1972, 1982, 1992 या 2002? तो ये जो है एजेंडा 21 जारी किया गया था 1992 में। 1992 में एजेंडा 21 जारी किया गया था। नेक्स्ट है, किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरियो, हेलेंस्की या क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो में। तो ये स्टॉकहोम जो है इसका सही जवाब है। स्टॉकहोम में ये घोषणा की गई कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में, 1965 में, 1972 में या 1982 में? ये हुआ था 1972 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1972 में, 1973 में, 1974 में या 1975 में? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। उत्तराखंड में हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए व्यक्ति विशेष को, पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को, पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को, उपरोक्त पर्यावरण में से कोई नहीं। तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार ये संस्था को दिया जाता है जो कि एक पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उनको। नेक्स्ट है, बाबा आमटे और मेधा पाटे किस आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, गंगा या अभियान आंदोलन, चिपको आंदोलन या पिक्को आंदोलन? तो बाबा आमटे जो वहाँ के हैं महाराष्ट्र के, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिक्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक? तो ये कर्नाटक में चलाया गया था। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है। नहीं सही है, बाबा आमटे महाराष्ट्र से ही थे। नेक्स्ट है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो यदि एक मेढक जो है टिड्डे को खाता है तो टिड्डे ने पहले घास खाई, फिर टिड्डे ने घास खाई और फिर टिड्डे को मेढक खाया, फिर मेढक को कोई और मतलब सांप खाया। तो मेढक यहाँ पे जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता हुआ और ये द्वितीयक, ये उत्पादक हुआ। घास जो है वो उत्पादक। तो इसका सही जवाब है सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका सही जवाब हो गया सी। चिपको आंदोलन के प्रणेता किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरलाल बहुगुणा है और ये उत्तराखंड से उत्तराखंड के चमोली जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़? अभी ऊपर ही मैंने डाल दिया था उत्तराखंड जुड़ा हुआ है।
से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि। तो समुद्र सबसे बड़ा है पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि क्या है कि समुद्र में जीव जंतु, घास, पौधे भी पाए जाते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में सारी चीजें पाई जाती हैं। तो समुद्र जो है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में है। पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? WWF, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, उपरोक्त सभी। तो ये है WWF। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। तो ये तालाब है, पारिस्थितिकी तंत्र है। ये क्या है कि समुद्र को भी पारिस्थितिकी तंत्र बोला गया है और तालाब को भी, मतलब जो जल वाला पार्ट होता है उनको पारिस्थितिकी तंत्र की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि क्या है कि तालाब में सारी चीजें हैं, वायु, जल, मृदा, इसलिए उसको पारिस्थितिकी तंत्र बोला गया है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर, 5 सितंबर, 5 जनवरी, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। और एजेंडा 21 इसी से संबंधित है। 10% का नियम दिया था लिंडेमैन ने। कल मैंने क्वेश्चन में करवाया था 10% का नियम क्या होता है, कि कोई भी 100% वस्तु है, अगर उसको कोई दूसरा ग्रहण किया तो उसको इसका 10% ही मिलेगा, फिर इसका 10% ही मिलेगा। इसी प्रकार से ये बढ़ता जाता है। ये लिंडेमैन ने नियम दिया है कि कोई भी एक संपूर्ण फल है या कोई भी एक संपूर्ण कोई भी वस्तु है, उसको जो भी व्यक्ति ग्रहण करता है उसका 10% ही लाभ मिलता है, 90% उसका ह्रास हो जाता है। तो यही बात इसमें बताई गई है लिंडेमैन के द्वारा, जो 10% का नियम है इसी में यही बात बताई गई है। निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसम के लिए उपयुक्त हैं? हाउस मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इन सुटेबल फॉर बोथ विंटर एंड समर सीजन। कौन से ऐसा पदार्थ है जिससे बने घर दोनों में उपयुक्त होते हैं? पत्थर, ईंटों से, कंकड़ से, लकड़ी से। तो लकड़ी से जो घर बने होते हैं उससे सर्दी गर्मी दोनों में लाभकारी होते हैं। अच्छा, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, आपको दिखेगा। 3 विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकान के विवरण पर चर्चा कीजिए। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। निचले की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है। मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। राजस्थान के गांवों के लोग मिट्टी के बने मकान जिसकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। कौन सा विवरण सही है? प्रश्न ये पूछा है, तो ए और सी सही है। ए सही है और सी सही है। ये जो मनाली वाला बताया गया है कि मकान बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो ये वहाँ नहीं, पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साइड बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी भर जाता है। तो ये मनाली में नहीं, ये असम का है। तो ए और सी इसका सही जवाब है। कश्मीर में डोंगा का क्या अर्थ है? एक जनजाति, एक प्रकार का नाव घर, एक ग्रामीण स्थान या एक त्योहार। तो एक प्रकार का एक नाव घर है। डोंगा हम लोग भी बोलते हैं नाव को। नाव जो रहती है उसको ज़्यादातर गांव में हम लोग जब छोटे थे तो बोला करते थे। नाव जो होती है उसको बोला जाता है डोंगा। और लेकिन ये घर होता है कश्मीर साइड में। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। घरों के प्रकार बताए गए हैं, किस हिसाब से है, पहले यहाँ पे मिलान कर लें। तो असम में जो है मैंने अभी बताया कि बांस के बनाए जाते हैं, तो इसका 5 हो जाएगा। लद्दाख में अभी आपने देखा था कि लद्दाख में पत्थर के बने फर्श और छतें होती हैं, सेकेंड। और फिर मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। और राजस्थान में मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियाँ ये होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए। इग्नू क्या है?
इग्लू, इग्नू तो एक संस्था है जो इंदिरा गांधी उनकी तरफ से चलता है, लेकिन ये है इग्लू। इग्लू क्या है? कालाहारी बुशमैन द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का जानवर, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों द्वारा पालतू बनाया जाने वाला एक प्रकार का जानवर, प्रशांत महासागर में पाए गए विशाल स्तनधारी, या एक गुंबद के आकार का झोपड़ी जो कठोर बर्फ के ब्लॉकों से बना होता है। एग्जिमो एक जनजाति है, वो इसी प्रकार के घर में रहती है, उसी को इग्लू कहते हैं। मैं उसको बताती हूँ आपको। इस प्रकार का होता है इग्लू। इग्लू जो होता है इस प्रकार का बर्फ से बनाया जाता है, चारों तरफ बर्फ से ढका रहता है, यहाँ पे दरवाज़ा रहता है इसके अंदर जाने के लिए। इस प्रकार से बनाया होता है इग्लू, ये पूरे बर्फ का रहता है। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों तथा जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों के अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ के होने चाहिए? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड। तो ये असम के घर होते हैं जो बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। नीचे दिए गए घरों के प्रकार उसे चुनिए। इससे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। सपाट छत वाले बांस के घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, मिट्टी और पूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी हो। तो ये ऑप्शन जो है उसका क्या कहते हैं? अभी हमने देखा ना, असम के जो घर हैं वहाँ पे ज़्यादा भारी बारिश होती है और पानी भी भर आता है, तो सपाट छत और पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं वहाँ पे। राज असम में और रुबीना हिमाचल में रहती है। दोनों एक जैसे घरों में रहते हैं जिससे खिड़की का प्रकार, तिरछी छत का प्रकार, दीवारों का रंग, मंजिल से ऊंचाई। तो तिरछी छत का प्रकार, क्योंकि क्या है, हिमाचल प्रदेश में बर्फ जम जाती है और असम में पानी भर जाता है, तो इसके लिए तिरछी छतें रहती हैं ताकि पानी और बर्फ आसानी से फिसल के नीचे गिर जाए। बंदर, शेर और चूहे के आवास क्रमागत रूप से निम्न में से कौन से हैं? घोंसला, पेड़ और मांद, मांद, बील और पेड़, पेड़, मांद और बील, बिल, पेड़ और गुफा। तो बंदर पेड़ पे रहते हैं, तो पेड़ पहले क्रमशः पूछा है क्रमागत, तो पेड़ एक ही ऑप्शन में है, ट्री, फिर केव, फिर सुनिए पहले ये ऑप्शन, हाँ ये सही है, पेड़, मांद और बिल। पहले बंदर पेड़ पे, फिर शेर मांद में, और बिल जो है चूहा बिल में रहता है। बकरी कहाँ रहती है? बाड़ा, पिंजरे, सुकरशाला या बिल? तो बकरी जो है बाड़ा में रहती है। घरों को निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। खिड़कियों के बिना भूतल, पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से करीब 10-12 फीट ऊपर बना घर, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवार, लकड़ी का फर्श। उपरोक्त में से कौन सा विशेषता लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाती है? तो समझ लीजिए ये सी वाला ऑप्शन कट हो जाता है, क्योंकि ये 10-12 फीट ये असम के घरों की विशेषता थी। तो ये EDBA, तो इसमें से सही है ADE। ए ऑप्शन है, डी है और ई सही है। डॉग फिश का निवास स्थान कहाँ है? नदी, तालाब, झील, समुद्र। तो डॉग फिश का निवास स्थान समुद्र है। तुपिक क्या है? टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ के घर, एस्किमो के चमड़े के तंबू, भील जनजाति के लोगों की झुपड़ियाँ, अमेजन के लोगों के कपड़े के तंबू। तुपिक क्या है? तो तुपिक एस्किमो के चमड़े के तंबू, जो एस्किमो जनजाति इग्नू में रहती थी, जो इग्नू है ये, वही जो है चमड़े के तंबू जो बनाती है उसको तुपिक कहा जाता है। एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से सनी होती हैं। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्म भी होती है। इस क्षेत्र में होना चाहिए झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये राजस्थान के बारे में बता रहे हैं। हमारे देश के किस भाग में
लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहा जाता है और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख, तो लेह लद्दाख में जो टेंट लोग बनाए रहते हैं, बड़े बड़े तिकोने टेंट, जो टेंट बनाते हैं ना इस तरीके से चादर फैला के, तो ये जो टेंट होता है इसको जो है रेबो कहा जाता है और जानवरों के रहने का स्थान को लेखा कहा जाता है लेह और लद्दाख में। तो चलिए आज का प्रश्न हमारा समाप्त होता है। तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।